हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। रिडॉक्स रिएक्शन का जब हमने पार्ट नंबर 2 देखा था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाके देखिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 3। आज हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए हमने पहले लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमने क्यों डिस्कस किया था? बिकॉज अब जो हम पोर्शन देखने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है। बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट्स के चेंज होने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, एक रिएक्शन में प्रोडक्ट से लेके रिएक्टेंट तक की किस तरीके से, जैसे कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें किस तरह से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होंगी, उनकी चेंज होने से ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगा, वो हम सारा अभी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो है भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के चेंजेस के कारण भी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट के वजह से कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन कब होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ जाएगी। यानी ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये प्रॉपरली क्या कह रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, वो मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जैसे पीछे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हों, इंक्रीज हो रहे हों, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही क्या हो रहा है इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होगा भाई? डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है भाई, समझ आ गया? बहुत इजी है। अब आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर बताती हूँ कि किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम। C+O2, हमें पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिक्स करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब हमें देखना है कि CO2 जब यहाँ बन रहा है तो इसके अंदर रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या देखी है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, उसी तरीके से जब दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट बना है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ हो रहा है और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट हो रहा है। चलिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन की, ऑक्सीजन की हमें पता ही है। देखिए इसको मैं एक बार इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ। कार्बन की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम देख रहे हैं तो हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। कुछ ही ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, जैसे कि H2O2 हो गया, KO2 हो गया, OF2 हो गया, उनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। बाकी नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रहती है -2। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब हमें कैलकुलेट करनी है कार्बन की। नॉर्मल है, जैसे मैंने कल बताया था, x + 2 × -2 = 0, तो x -4 = 0, x +4। यानी कि इसके अंदर, इस CO2 के अंदर जो है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। ठीक है भाई, अब आप खुद देख सकते हैं दोनों की पहले 0 थी। ठीक है, 0 से ये हुई +4 और ये हो गई 0 से -2। तो अब आपको समझ आ रहा है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
बहुत इजीली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कार्बन से लेके कार्बन से की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये हो गई +4। तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है, बताइए। बिल्कुल, ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 0 से +4 ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और 0 से -2 ये हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक है भाई, बहुत इजी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट की। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लेते हैं MnO4 C2O4 का, ठीक है। यानी कि MnO4 हमने लिया है हमारा MnO4 माइनस रिएक्टेंट यहाँ पे, और ये हो गया C2O4 -2 यहाँ पे। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा Mn+2 प्लस हो गया यहाँ पे CO2। ठीक है भाई, समझ आ गया, बहुत इजी है। चलिए अब इसमें हम कुछ स्पेसिफिक के ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मैंगनीज़ की, और यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन की। ठीक है, उससे हम पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफिकली कितनी है। मैंगनीज़ की कैलकुलेट करेंगे तो X + 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की कितनी है -2, और हमारे पास में एक चार्ज भी है इस पर, माइनस यानी -1 है इस पर, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 to 8 -1, तो इक्वल्स टू -1 + 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास में +7। ठीक है भाई, यानी मैंगनीज जो है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें दिख ही रहा है मैंगनीज जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिकॉज यानी नॉर्मली मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे C2O4 के अंदर। C2O4 में हमें देखना है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो कार्बन 2 है तो 2 रख दिए यहाँ पे, और X आ गया हमारे पास में, तो X का हमने X यानी कि हमें जिसकी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ऑक्सीजन 4 है यहाँ, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, और हमारे पास में -2 चार्ज भी है कंप्लीट कंपाउंड के ऊपर। तो ये हो गया 2X + -2 4 2 जा 8, ये हो गया यहाँ माइनस, तो 2X = -2 + 8, ये आ गया हमारे पास में 7 8 6। ओके, तो हो गया X = 3, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, सिर्फ कार्बन की, यहाँ पे सिर्फ मैंगनीज़ की है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। वैसे तो हम यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। कार्बन की कैलकुलेट करनी, इसलिए X, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 = 0, ये हो गया 4 = 0, X = +4। अब आप देख सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंगनीज़ का देखिए, मैंगनीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 से यहाँ +2 हो रहा है, इंक्रीज़ हुई कि डिक्रीज़, बिल्कुल मैंगनीज़ के यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है, और हमने देखा है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ रिडक्शन, तो यानी मैंगनीज़ का यहाँ हो रहा है रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन की। कार्बन की यहाँ +3 थी, यहाँ +4 हो गई, क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज़ हो गया किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, बहुत इजी है, शायद मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट है कोई। अगर आप और भी ज़्यादा रिएक्शंस करनी चाहें, और भी रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो है इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको और ईजिली तरीके से समझ आ जाए। यह है हमारे पास में Na + Cl2, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में NaCl। अगर आप चाहें तो इसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ 2 है, ये 2 यहाँ आ जाएंगे, और ये फिर Cl के लिए Na के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी हो रही है भैया, सोडियम की यहाँ हमें पता है कि क्या होगी, 0 होगी ऑब्वियसली एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे Cl की भी क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सोडियम और क्लोरीन की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियसली क्लोरीन की -1 होती है। पहले हम यहाँ सोडियम की निकालते हैं, तो X
प्लस क्या होगा, -1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो गई x इज इक्वल्स टू +1, ठीक है भाई। यानी कि इसकी है यहाँ +1 और इसकी है यहाँ पे -1, तो हम इजीली देख सकते हैं 0 से +1 हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, लूज़ किया गया, यानी कि डिक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, डिक्रीज़ हुए यानी लूज़ किए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुई यानी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इस वाले के अंदर हमने उल्टा लिख दिया है। देखिए यहाँ से 0 से +4 हुई यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे लूज़ हुआ है यानी डिक्रीज़ हुए ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, ये हमने उल्टा लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, 0 से -2 हुआ है यानी गेन हुए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों ही सेम ही है, प्लस प्लस है, जहाँ पे प्लस और माइनस वाली प्रॉब्लम आती है वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे जो है दोनों में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों में ही प्लस आ रहा है, ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पे भी +7 यहाँ पे +2 आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। +7 और +2 में ऑब्वियसली हमें पता है कि डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे +3 +4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा उल्टा डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हुआ, 0 से +1 की तरफ आया यानी कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, डिक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है, ओके। यानी कि ये हो गया हमारा नॉर्मल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होती है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी कहाँ कहाँ पे इन ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज़ लिया जाता है। यानी कि हम देखते हैं पहले एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट के तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे जल्दी से, जैसे जैसे हम साथ पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ किया जाता है किसको डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता करने के लिए हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे किया जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ एक आपको, जो हमारे अभी इस कंसेप्ट में नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है कि हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, प्लीज़ अच्छे से रखिएगा इसे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ये सिर्फ अभी नहीं आगे भी आपके बहुत काम आएगा, तो इसे याद रखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर इज बेसिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होती जाएगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम कुछ एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोई एसिड के एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया SO2 SO3। अब इसमें हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखते हैं सल्फ़र की। ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो कॉमन है दोनों में, सल्फ़र की देखते हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र ऑब्वियसली दोनों में कॉमन है। तो अब इसके अंदर हम जो है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। चलिए सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट X + 2 - 2 = 0, तो X - 4 = 0, X = 4। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4। यहाँ पे हम चेक करते हैं X + 2 × -3 3 × -2 = 0, तो x ± -3 to 6 = 0, x = +6, ठीक है भाई। दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी हुई, SO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा हुई। अब हम कुछ बेसिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम पहले एसिड के और ले लेते हैं जो कि मुझे लग रहे हैं काफ़ी ज़रूरी हैं आपको बताने के लिए। ये है HClO, ओके। उसके बाद में है हमारे पास में HClO2, ठीक है, हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपरक्लोरिक एसिड, ये सब हैं ये। HClO3, HClO4, फिर हम देखेंगे H2SO4, H2SO3,
ठीक है भाई। चलिए अब इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले जो HClO वाला जो है, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं किसकी, क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन के हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। यहाँ पे मैं साइड में आपको लिख के बता देती हूँ HClO। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली +1 होगी, क्लोरीन की हमें कैलकुलेट करनी है इसलिए x, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है इसलिए -2 हो जाएगी। 1 + x + -2 = 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में -1 = 0, x = +1, यानी कि इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। बिल्कुल इसी तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो अब आप बताइए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? बिल्कुल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HClO4। फिर इस तरीके से जो है ये डिक्रीमेंट इनमें होने लगेगा। इसके अंदर आपको मुझे खुद बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, H2SO4 या H2SO3। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका बताना। ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे कि H2SO4 ज़्यादा एसिडिक है या फिर H2SO3 ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इस कंसेप्ट के लिए एक एक्सेप्शन भी है जो आपको याद रखना है, और वो है H3PO2, H3PO3, H3PO4। ठीक है भाई, ये इसके लिए एक्सेप्शन है। कैसे है ये एक्सेप्शन? फॉस्फोरस की इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसके अंदर इसकी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं हम अपोजिट है। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये, उसके बाद में है H3PO3 और फिर उसके बाद में है H3PO4। ये है इसका एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो नहीं हो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए इनकी जो एक्सेप्शन है वो इनकी बेसिकली इनके स्ट्रक्चर की वजह से ही आती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। सेकेंड पॉइंट हम जो देखेंगे टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लेते हैं इसके अंदर वो भी हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज होते रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इन अ कंपाउंड एलिमेंट इज़ प्रेजेंस इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी कह सकते हैं कंपाउंड के अंदर एलिमेंट जो है प्रेजेंट होगा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन कंपाउंड विल एक्ट एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड if in a compound atom is present in its minimum oxidation state, then compound will act as a better reducing agent. And if in a compound atom is present in intermediate oxidation state, then compound will act as oxidizing as well as reducing agent. ये लाइंस आपको याद रखनी है, ये मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ। ठीक है, ये लाइंस क्या है अच्छे से समझिए। इफ़ इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वो कंपाउंड फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है X, एक एलिमेंट है X, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +5 दोनों शो कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये +2 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये किसी कंपाउंड के साथ जुड़ गया, फॉर एग्जांपल CX2, इसके अंदर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मैक्सिमम वाली, यानी +5 वाली शो कर रहा है। तो +5 शो कर रहा है मतलब ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में जुड़ रहा है और उसमें अपनी ये +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी मिनिमम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। ठीक है भाई, बहुत ईजी कंसेप्ट है, लिख लीजिए इसे। If in a compound element is present in its मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है उसमें प्रेजेंट है, देन कंपाउंड विल एक्ट एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड इफ क्या हो रहा है, अ कंपाउंड एटम is present in its कौन सी स्टेट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन कंपाउंड विल एक्ट एज
बेटर विल एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, RA का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो अगर इंटरमीडिएट की फॉर्म होती है, इफ़ प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट यहाँ लिख देते हैं इसे, इफ़ प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट फॉर्म देन विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको ये समझनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी और हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये आपको कि आपको शायद ये आगे वाले जो हम कह सकते हैं कंसेप्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आप इसे काम में ले सकते हैं। बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब लास्ट इसका पॉइंट हम देखते हैं, टू फाइंड एन फैक्टर। देखिए दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। लास्ट है हमारा टू फाइंड एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर क्या है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एन फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई हम जिस भी कह सकते हैं कि एन फैक्टर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में एक मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर, तो वो किस तरीके से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहा है वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एन फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा हो, एन फैक्टर क्या है, मोल्स है ऑब्वियसली। एन फैक्टर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा हो इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको शायद और अच्छे से समझ आएगा। मैंगनीज़ का हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमने मैंगनीज़ प्लस Fe+2 लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया Mn+2 प्लस Fe+3। ठीक है भाई, अब इससे आपको क्या है पता चल जाएगा कि किस तरीके से एन फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, किस में एन फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर मैंगनीज़ के ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ओके, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है +3। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आ रही है 5, यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे क्या है n की फैक्टर की वैल्यू होगी 5 और यहाँ पे होगी 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंगनीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मैंगनीज़ का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑब्वियसली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि n की जो इनके फैक्टर की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल बराबर रह रही हैं, वो वैल्यूज़ इनकी चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये है नॉर्मल n फैक्टर का कंसेप्ट। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम इस कंसेप्ट के, बिकॉज ये आपके इतना ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है। जो नीट की और की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फिर भी एक बार इसे थोड़ा सा हल्का से समझ लें, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। स्कूलिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एप्लीकेशंस नहीं दी हुई हैं उनकी बुक के अंदर, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर ली, बिकॉज आई थॉट कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है भाई, ये हमने क्या आज डिस्कस किया, हमने आज डिस्कस किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को किस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, अच्छे से समझ आने वाला कंसेप्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जितना अच्छे से आपको, ताकि सबको समझ आ जाए ये कंसेप्ट। और जो है जो भी आपको पार्ट समझ नहीं आया प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूँगी, वही समझा दूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।